महाराष्ट्र की सियासत में बीते कुछ समय से उठापटक का दौर लगातार जारी है। आने वाले कुछ समय तक इसके शांत होने की भी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। एक ओर शिवसेना के उद्धव गुट, शिंदे गुट के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनसीपी के शरद अजीत गुट भी एक दूसरे पर वार करते रहते हैं। वहीं अब खबर आई है कि शरद पवार कैंप ने अजीत पवार गुट के खिलाफ एक्शन को तेज कर दिया है। अजीत पवार की बगावत और उनका साथ दे रहे विधानसभा विधायक और विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ शरद पवार कैंप ने कानूनी लड़ाई तेज कर दी है। शरद गुट की ओर से विधान परिषद के उपाध्यक्ष नीलम गोरहे के पास 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पहली याचिका शरद पवार गुट के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल की ओर से दी गई है। इस याचिका में शेड्यूल 10 का जिक्र किया गया है और उसके तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य विक्रम काले, अमोल मिटकरी, सतीश चौहान, अनिकेत तटकरे की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। दूसरी याचिका शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड की ओर से की गई है। इस याचिका में शेड्यूल 10 के मुताबिक विधान परिषद सदस्य राम राजे नायक निम्बालकर की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। याचिका को विधिमंडल सचिव के पास अवलोकन के लिए भेजा गया है। अब इन सभी सदस्यों को उनका पक्ष रखने का वक्त विधिमंडल सचिव की ओर से दिया जाएगा। शरद पवार गुट की ओर से केंद्रीय चुनाव आयोग के पास से 500 पन्नों का जवाब दाखिल किया गया है। इस जवाब में शरद गुट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अजीत पवार सहित 39 विधायक जो उनके गुट में शामिल हैं, उन्हें अपात्र घोषित किया जाए। पालघर के नायगांव में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक लिव इन पार्टनर ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। उसने युवती को बाथरूम टब में डुबोकर मार डाला। युवती का शव एक बड़े बैग में भरकर मुंबई से गुजरात के वापी पहुंचा। यहां उसने युवती का शव ठिकाने लगा दिया और फिर वापस आकर सामान्य व्यवहार करने लगा। युवती के घर वालों ने जब पुलिस में शिकायत की तो जांच के बाद मामला खुला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शादीशुदा है। मृतका नेपाल की रहने वाली है, जो फिल्मों में हेयर ड्रेसर थी और दोनों 5 साल से प्रेम संबंध में थे। जानकारी के अनुसार नायगांव पूर्व सनटेक टावर में रहने वाली नैना रामचंद्र महत उम्र 29 वर्ष अकेली रहती थी। उसकी बड़ी बहन नाला सुपारा की ओसवाल नगरी में रहती है और वह भी फिल्मों में काम करती है। नैना का पिछले 5 साल से वसई में रहने वाले मनोहर रविशंकर शुक्ला उम्र 43 वर्ष के साथ प्रेम संबंध थे। कुछ साल पहले जब नैना को पता चला कि मनोहर शादीशुदा है तो दोनों के बीच काफी विवाद हुआ। नैना ने उसके खिलाफ वाली पुलिस स्टेशन में रेप का मामला भी दर्ज कराया था। उसी केस को वापस लेने के लिए शुक्ला उस पर दबाव डाल रहा था। 9 अगस्त को नैना का फोन अचानक बंद हो गया। उसकी बड़ी बहन जया ने रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ की, लेकिन कोई पता नहीं चला। 14 अगस्त को जया ने नायगांव पुलिस स्टेशन में नैना की गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जया पुलिस स्टेशन की चक्कर लगाती रही। उसने पुलिस से बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज देखने और मनोहर से पूछताछ करने के लिए कहा। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उसमें शुक्ला सूटकेस ले जाते दिखाई दिया। इधर पार्टी पुलिस को खाड़ी किनारे सूटकेस में नैना की सड़ी गली लाश मिली। नैना की पहचान उसके हाथ से बने टैटू से हुई। मनोहर और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि नैना की हत्या पानी के टब में डुबोकर की थी। इसके बारे में क्या कहेंगे और रिलेशन क्या था अब तुम्हारा आरोपी का? और आरोपी तो आरोपी ही था पहले से, और हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता था। तो मैंने केस किया, मिसिंग कंप्लेंट किया। मतलब मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है जिसने ऐसा क्यों किया और किस वजह से किया। मतलब ऐसा आपको कब पता चला कि आपकी बहन गायब है? क्या कुछ हो सकता, कब पता चला? मुझे 12 तारीख को पता चला। मैं उदित नारायण की वाइफ के साथ 11 तारीख को खंडाला में शूटिंग के लिए गई। तो वहाँ से रिटर्न आते टाइम में मुझे मेकअप दादा ने फ़ोन किया कि तुम्हारी बहन का फ़ोन नहीं लग रहा है, उससे कांटेक्ट दिलाओ, उसका आईडी रिटर्न है या नहीं है, उसके शूटिंग आउट ऑफ कंट्री के लिए। तो मैं वहाँ से आई खंडाला से रात को, सुबह दोपहर को अंकल को पूछा कि जाके दरवाज़ा में देखो कि है कि नहीं। फिर खोल के देखा करते नहीं है। फिर मैं रात को 12 बजे गई, दरवाजे में बेल मारा, किसी ने नहीं खोला। फिर मैंने सबको पूछा कि कहीं शायद फ़ोन चोरी हो गया रहेगा या जो भी। तो मैंने सबको पूछा, उसका व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब में अपडेट नहीं था, तो फ़ोन चोरी हो गया होगा, मैंने ये सोचा। फिर 14 तारीख को मैं कंप्लेंट में नायगांव में आके कंप्लेंट करी थी, मेरी बहन नहीं मिल रही है घर के अंदर। एक बार कहीं कुछ खा पी के कुछ भी होता है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लेंट किया, तो मिसिंग कंप्लेंट 1 महीना गया
और वो उसके लड़के के ऊपर ऑलरेडी पहले से केस था। उसको हाफ मर्डर पहले किया था, उसको टॉर्चर करता था, उसको मतलब क्या बोलते इमोशनल ब्लैकमेल करता था। और ये क्या बोल के रिलेशन में रहते थे ये दोनों? रहते नहीं, हाँ, कॉन्टैक्ट, ओनली फॉर कॉन्टैक्ट। रिलेशनशिप में मैं नहीं उसी के साथ रहती थी। मेरा जैसे शूटिंग रहता था आउटडोर में जाती थी, और यहाँ रिक्शा का बहुत प्रॉब्लम है। रात को लेट नाइट हमारा शूटिंग पैटर्न होता है, तो मैं नाला सोपाला में जाके रहती थी। तो मैं कुछ तो इनको कब बहन मुलाकात क्या कब करती हुई थी? थी और बहन क्या करती थी? मेरी बहन भी हेयर स्टाइलिस्ट थी हाँ। शूटिंग में, वो भी शूटिंग का ही काम करती थी। और आरोपी के साथ कैसे पहचान हुई? वो भी फिल्म इंडस्ट्री में जो ड्रेस ज़्यादा होते हैं ना, आर्टिस्ट लोग को जो कॉस्ट्यूम पहनाते हैं, तो ड्रेस ज़्यादा बोलते हैं उसे फिल्म इंडस्ट्री में। तो वहाँ से ऐसा कॉन्टैक्ट, तो केस होने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारा फील्ड एक है, तो टकराव हुआ रहेगा, या अब वो आरोपी ही जानता है। आरोपी की शादी हुई थी? शादी हुई थी, उसकी वाइफ भी पहले भी उसको मर्डर करने की कोशिश किया था, वाइफ के साथ मिलकर, और इस बार भी उसने प्लानिंग किया। मैं इस संडे ये आरोपी का नाम क्या है और आपकी बहन का नाम क्या है? मेरी बहन का नाम नैना महत है और आरोपी का नाम मनोहर शुक्ला, और उसकी वाइफ है जो उसमें उसका भी बहुत बड़ा किरदार है इसमें, तो उसका नाम है पूर्णिमा शुक्ला। अभी आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि जैसे मेरे घर में मेरी बहन आज चली गई, कल आप लोग की भी बहन हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, और मैं चाहती हूँ कड़क से कड़क उस पर कार्रवाई होए, और दोबारा ऐसा कोई सोचने भी उसका हाथ पांव काम है। कानून को कड़क से कड़क होना चाहिए, और मुझे सबका एक 291/2023 302 IPC सेक्शन के तहत एक गुना दाखिल हुआ है मर्डर का। इसमें जो जया महत है, फिरियादी है, उन्होंने आके 14 अगस्त को पुलिस स्टेशन में आके एक मिसिंग दाखिल की कि उनकी जो बहन है नैना महत, वो 12 तारीख से मिसिंग है। उसके जो हमने उससे पूछताछ की, तो उसमें हमें पता चला कि जया महत ने बताया कि नैना महत का एक बॉयफ्रेंड था, वो जो मनोहर शुक्ला करके है, 34 उसकी एज है, तो वो और वो रिलेशन में थे, लेकिन दोनों में कुछ उसने 2018 में शादी कर ली मनोहर शुक्ला ने, तो उनके रिलेशन थोड़े खराब हो गए। उसके बाद पाली पुलिस स्टेशन में 376 का गुना दाखिल किया है नैना महत जो मयत है उसने, और विरार पुलिस स्टेशन में 324 का एक गुना दाखिल हुआ है। और ये गुने जो 2 गुने दाखिल हुए हैं, वो वापस लेने के लिए जो मनोहर शुक्ला है, वो बार बार उसे परेशान करता था, उसको फ़ोन करता था, उसको धमकी देता था कि मेरे जो गुने हैं वो वापस ले लो। और 12 अगस्त को जब वो उसको उधर वो फिल्म लाइन में हेयर ड्रेसर है, यानी फिरियादी और उसकी बहन हेयर ड्रेसर का काम करती फिल्म लाइन में, और ये जो आरोपी है मनोहर शुक्ला, वो भी फिल्म लाइन में ही काम करता है। तो उधर से फ़ोन आया कि आपकी बहन फ़ोन नहीं उठा रही है, तो उन्होंने जाके घर में देखा जया महत ने, तो नैना महत 12 तारीख से मिसिंग है, इसीलिए 14 तारीख को इधर आके उसने मिसिंग दाखिल किया। फिर हमने मनोहर शुक्ला को बुलाया और उसका भी इंट्रोगेट किया, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं। फिर जो नैना महत जहाँ सनटेक में रहती थी, तो सनटेक में जाके हमने CCTV फुटेज चेक किया, तो CCTV फुटेज में ये दिखाई दिया कि सुबह 11 से 12 बजे तक ये जो मनोहर शुक्ला उसके घर आया है, फिर बाहर गया है, फिर दोपहर को फिर से आया है, और रात को वो अपने वाइफ के साथ उधर आया, उसको वो अंदर गया, फिर एक ट्रॉली लेके बाहर जा रहा है, और ट्रॉली लेके जो उसके वो आगे बैठा है, वाइफ पीछे और ट्रॉली बीच में, उसकी छोटी लड़की, ऐसे करके वो पूरा यहाँ से बलसाड़ गुजरात तक गया, उधर जाके खाड़ी किनारे उधर उसको बॉडी को कितने किलोमीटर ट्रैवल किया? यहाँ से 150 किलोमीटर वो 2 व्हीलर पे वो बॉडी को लेके गया है। कौन कौन थे उसके पास? उसकी वाइफ थी और छोटी बच्ची थी जो 2 साल की थी। तो ये हत्या में उसकी वाइफ भी आरोपी है? हाँ, उसके हत्या है, इसमें 201 में तहत पुरावा नष्ट करने के इसमें उसकी वाइफ भी है। और ये जो अंदर गया तब उसकी झटापटी हो गई, सुबह ही 10 बजे जो जब अंदर गया उसकी झटापटी हो गई, वो कि तुम मुझे ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ नहीं रहते, तुमने मेरे साथ शादी नहीं की, तो मैं अभी फिनेल पीऊँगी। फिर वो एसिड पीने की कोशिश की, तो ये बोला कि तुम मरना ही चाहती हो, इसीलिए वो बकेट में जो पानी था उसके सर को ऐसे बकेट में डुबो दिया, और 4-5 मिनट में उसका ये होने के बाद उसको घबरा गया कि अभी वो शायद बेशुद्ध है, उसको होश नहीं रहा होगा, इसीलिए वो बेड पे उसको सुला के
काम पे चला गया। फिर वापस दोपहर में आके देखा तो वो सोई हुई थी, तो समझ में आया कि ये मर गई है। फिर रात को 9:45 बजे उसको वाइफ को लेके आया और दोनों ने मिलके सब ऐसा उसको ट्रॉली में डाल के वहाँ जाके फेंक दिया। इसलिए 302 का गुना दाखिल हो गया। इस बार 5 बड़े गरबा डांडिया का आयोजन उत्तर मुंबई डांडिया का गढ़ बनता जा रहा है। उत्तर मुंबई में इस बार 5 बड़े डांडिया का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें फाल्गुनी पाठक का डांडिया सबसे बड़ा और मशहूर है। लेकिन भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर के नेतृत्व में इस बार भी फ्री डांडिया रंगारास का आयोजन किया जा रहा है, जिसके प्रमुख मार्गदर्शक पिनाकिन भाई द्वारा बोरीवली में शानदार डांडिया का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी प्रमुख डांडिया क्वीन भूमि त्रिवेदी जी हैं। भूमि त्रिवेदी के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन वह इस चुनौती के लिए तैयार है। मुंबई में नवरात्रि के मौके पर कई स्थानों पर गरबा के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। इस साल बोरीवली में धूमधाम से गरबा मनाया जाने वाला है। इस बार संजय लीला भंसाली की क्लासिक फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला के सुपरहिट गीत राम चाहे लीला गाने वाली सिंगर भूमि त्रिवेदी इस गरबा कार्यक्रम में गाने गाकर सभी का दिल बहलाने वाली हैं। रायगढ़ प्रतिष्ठान प्रस्तुत रंगरास का आयोजन प्रवीण दरेकर और पिनाकिन शाह द्वारा किया जा रहा है। कांदीवली मुंबई के सॉलिटेयर एज में इस संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां भूमि त्रिवेदी और पिनाकिन शाह उपस्थित रहे। इस गरबा की विशेषता ये होगी कि यह सबके लिए मुफ्त होगा। नवरात्रि के अवसर पर गायिका भूमि त्रिवेदी यहां सभी का जबरदस्त मनोरंजन करने वाली है। 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक भूमि त्रिवेदी के गीत पर लोगों को गरबा डांस करते हुए देखा जा सकता है। इस बार बाला साहेब ठाकरे मनोरंजन उद्यान चीकूवाड़ी बोरीवली में भूमि त्रिवेदी के साथ ये उत्सव मनाने जा रहे हैं। उनके बहुत सारे गाने हिट हैं। इस बार नाम मात्र के लिए 200 रुपये एंट्री टिकट रखा गया है। हालांकि उसके बदले में लोगों को उससे ज़्यादा कीमत की कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, तो एक तरह से यह फ्री ही रहेगा। सिक्योरिटी का भी पूरा ख्याल रखा जाने वाला है। आयोजक पिनाकिन शाह ने कहा कि अब बाला साहेब ठाकरे मनोरंजन ग्राउंड में 1,60,000 से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। हम पूरी सावधानी बरतेंगे, जैसी सावधानी पिछले साल रखी गई थी, ताकि कोई दुर्घटना न हो। भूमि त्रिवेदी भी इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। भूमि त्रिवेदी ने आयोजकों प्रवीण दरेकर और पिनाकिन शाह का आभार जताया और कहा कि रंगरास नवरात्रि 2023 में परफॉर्म करना मेरे लिए बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है। मुंबई मेरी कर्म भूमि है और मुंबई की ऑडियंस को मैं बखूबी जानती हूँ। बोरीवली में इतने बड़े प्रोग्राम में परफॉर्म करने को लेकर मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। मैंने और मेरी टीम ने इस प्रोग्राम के लिए ढेर सारी तैयारी शुरू कर रखी है। इस बार हम बहुत अच्छे गाने लेकर आ रहे हैं। 15 अक्टूबर से बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड बोरीवली में हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। मैं सभी को इनवाइट करती हूँ कि आप सब यहाँ आए और गरबे में झूमें और नाचें। गुजराती गीत तो होंगे ही, हिंदी गाने भी पब्लिक को सुनने को मिलेंगे। गीत संगीत में एक डिवाइन कनेक्शन होता है और मैं इस बात में पूरी तरह विश्वास करती हूँ। भूमि त्रिवेदी सिंगिंग के साथ लिखती और गाती भी हैं। यहाँ उन्होंने कई गीत गाकर सुनाए। उन्होंने कहा कि फिल्म रामलीला की गुजराती पंक्तियां भी मैंने लिखी हैं। मैंने कुछ गाने कंपोज भी किए हैं जो सलीम सुलेमान के रिकॉर्ड लेवल पर हैं। ऑडियंस को इस कार्यक्रम में खूब मजा आने वाला है। मेरे साथ भी हमारे जिग्नेश भाई जो आईटी के इवेंट के हैं, उन्होंने सब अरेंजमेंट किया था। ये टाइम भी वही करेंगे। मेल फीमेल बाउंसर्स और एंट्री एग्जिट, वीआईपी एंट्री, वीवीआईपी एंट्री, और जो सेलिब्रिटीज के टाइम पे भी काफी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आए थे, ये टाइम पे भी आएंगे। बाकी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के उससे ये टाइम थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कोई अन्य चीजें बनाओ तो हुआ नहीं था नए टाइम पे, फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे और कुछ बेहतर हो सके। पुलिस वाले इसकी हमारी थोड़ी सलाह मशवरा होगा। लास्ट टाइम भी अगले दिन सीनियर पीआई वहाँ से आए थे, हमें इंस्ट्रक्शन दी थी, वो हिसाब से हमने काफी बदलाव लाए थे। ये टाइम पे वैसे उनकी मार्गदर्शन के हिसाब से हम लोग बदलाव करेंगे।
पासेस के लिए तो ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। लास्ट टाइम भी हमने सामने सेंट्रॉक्स के जो मालिक है राजू भाई देसाई, उनको हमने रिक्वेस्ट की थी, तो हमको 2-3 दिन आगे से हमको बोला गया था। तो वो टाइम भी हमने आधार कार्ड पे लोगों को पासेस दिए थे, तो वो एक पद्धति तो रहेगी और भुगतान भी नहीं जा रही, वो पास भी रहेगा। खाती रहती हूँ, सोती हूँ, गर्मा गर्म सूप चाय और जो भी जहाँ से भी कोई बासी जो हो गए कि भैया हम ये भिजवाते हैं, गर्मा गर्म शीरा भिजवाते हैं, आप ऊँधियों भिजवाते हैं, आप जो मैं सब खाती हूँ। नवरात्रि के टाइम पे जितना भी वेजिटेरियन जो भी है, चाहे वो स्पाइसी हो गया, ऑयली हो गया, मैं सब खाती हूँ। मैं ठंडा भी खाती हूँ। मैं इनफैक्ट जिन्हें जो को पता है, जब हम कुछ सालों पहले जब साथ में नवरात्रि में थे, तो जैसे ही मेरे गरबा का परफॉर्मेंस का टाइम खत्म होता है और बर्फ का गोल आता है, फिर सैंडविचेज आती हैं, फिर चॉकलेट्स आती हैं कि भाई आज परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हुआ, तो वो भी सारा खा पी के फिर घर पे जाती हूँ मैं। और फिर पूरे 12-15 घंटे बिल्कुल चुप, वॉइस रेस्ट और कंप्लीट रेस्ट होता है तब मैं, और बस वो एक जैसे कहते हैं ना कि चैनलाइज करना होता है, क्योंकि वो एनर्जी होती है, वो डिवाइन एनर्जी है। 2 दिन बैक टू बैक शोज करके थक जाते हैं, लेकिन नवरात्रि में हमें 10 दिन परफॉर्म करना होता है, तो 10 दिन में जो एक डिवाइन एनर्जी है वो कैसे मिलती है, कहाँ से आती है, वी हैव नो क्लू। लेकिन जब हम स्टेज को हिट करते हैं तो 500%, 1000% एनर्जी होती है। तो और सभी के सपोर्ट से आज हम फिर से परफॉर्म कर रहे हैं। मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ फाल्गुनी मैम की, और वे खुद भी जानते हैं कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और ये 2010 के बाद भी एक ऐसा कुछ मौका आया था जहाँ पे हम पास में कुछ परफॉर्म कर रहे थे, और सब ये सेम क्वेश्चन मुझे भी आया था। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरा जब परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगा, मैं आई मेक श्योर कि हम सब लोग, तो मैं तो इतनी बड़ी फैन हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं जैसे ही मेरा रैप अप यहाँ पे जैसे ही टाइम हो जाता है, आई मेक श्योर कि मैं फाल्गुनी मैम से 10 दिन में से कभी एक दिन उनके घर पे मैं गरबा खेलने जाऊँ और उनसे मिलूँ। और क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ, जितने भी गरबा सिंगर्स हैं उनके लिए फाल्गुनी मैम सबसे पहले आते हैं, और मेरे लिए भी वो हमेशा पहले आते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब भी मैं अपने मम्मी के साथ गरबा परफॉर्म करने जाया करती थी, हम घर पे जैसे मैं टीवी चल रहा है, टीवी पे मैं फाल्गुनी पाठक का परफॉर्मेंस देख रही हूँ और हम घर में ताला लगा रहे हैं, तो मम्मी बोलती चलो भी हमें लेट होगा। एंड आई यूज्ड टू टेल माय मॉम कि बस एक और एक गाना देख लेती हूँ, एक और एक गाना देख लेती हूँ, और फिर उनके गाने सुनकर मैं स्टेज पे परफॉर्म करती थी। तो मुझे अभी भी याद है वो सारी चीज़ें, वो सारी यादें इतनी ताज़ा हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस है, एक से एक इतने सालों से। आप सोचिए कि कोई 10 साल से किसी ने शुरुआत करी अपने करियर की, किसी ने 20 साल से 30 साल से शुरुआत की है, तो कितना कहते हैं कि लेजेंडरी आर्टिस्ट, मैं फाल्गुनी मैम को तो लेजेंडरी आर्टिस्ट कहती हूँ। वो लेजेंडरी परफॉर्मर है, उनके साथ साथ हम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, तो हम लोग भी साथ में परफॉर्म कर रहे हैं उनके, और अगेंस्ट कुछ नहीं होता मेरे लिए, ऑनेस्टली अगेंस्ट कुछ नहीं, क्योंकि ना तो किसी को भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मुझे इनसिक्योरिटी नहीं है, किसी को भी इनसिक्योरिटी नहीं है। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट कि जो एनवायरमेंट बना है आजकल के कुछ सालों से कि आर्टिस्ट बेस्ट जो परफॉर्मेंसेस हैं वो देते हैं। हर एक सिंगर के अपने अपने कुछ हिट गाने हैं जो लेकर चलते हैं। अब ऑडियंस कंफ्यूज है कि हम कहाँ जाएं, एक टाइम पे हम कहाँ जाएं, तो ऑडियंस के लिए एक कॉम्पिटिशन है। कोई बोलेगा देखिए हम अपने फेवरेट के यहाँ गए, कोई बोलेगा हम अपने फेवरेट के यहाँ गए, तो कॉम्पिटिशन तो बाकी ऑडियंस में है। हम तो सिर्फ अपना काम करने वाले, हम परफॉर्म करने वाले, अपना बेस्ट देने वाले हैं। एंड बस कुछ लोग हैं आप, और इनफैक्ट बोरीवली में इस बार बेस्ट पार्टी है कि पूरी मुंबई से लोग आएंगे, अपने फेवरेट्स को चुनेंगे, और आई थिंक एक दिन यहाँ भी जा सकते, एक दिन वहाँ भी जा सकते हैं। उनके लिए तो मतलब ग्राउंड भी ओपन है, दिल भी सबके खुले हुए हैं कि आप आइए, हमें वेलकम करना है, आप आइए। और बिल्कुल गुजराती में जैसे टर्म है, मन मुखी ने नाच।